अ, बेटा आप लोगों में से अ, जिन स्टूडेंट ने प्री बैच में इन्वेस्टमेंट अकाउंट टॉपिक किया था, मैं एक बार जानना चाहता हूं कि वो बच्चे कौन कौन हैं। अगर उन्होंने ऑनलाइन किया हो चाहे ऑफलाइन किया हो, एक बार 1 मिनट आप खड़े हो जाएंगे प्लीज़। प्री बैच में मैंने आप लोग को जो 34 स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने इन्वेस्टमेंट इन शेयर पूरा करवा दिया था। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर में भी अपन लोग शुरू के 5-6 क्वेश्चन बना चुके थे। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर के खाली लंबे क्वेश्चन से बचे हुए थे, तो बेटा वो मैं आप लोग को आज नहीं करवा रहा हूँ। वो मैं आप लोग को, क्योंकि बाकी बच्चों का वो हुआ नहीं है, तो वो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा क्लास लेके कंप्लीट करवा दूंगा। एक्स्ट्रा क्लास मतलब जैसे 1 बजे के बाद या जो भी है वो, समझ लीजिए आप 3-4 दिन का अपना टॉपिक बचा हुआ है वो वाला। ठीक है। एक बार मेरे बच्चों में आप लोग को आज की क्लास में एक बार एडवांस अकाउंट का पूरा सिलेबस लिखवाना चाहता हूँ। समझिएगा बात को, लिखवाना चाहता हूँ, है ना। और साथ में मैं आप लोग को सिलेबस लिखवाने के अलावा एक बार उस सिलेबस को लिखवा के फिर एग्जाम का एक पूरा पैटर्न बताना चाहता हूं पहले, है ना। आपको एक क्लियर ओवरव्यू मिल जाएगा उससे। तो मेरे बच्चों आप लोग एक बार अपनी कॉपी में, लेकिन बेटा देखिए पहले एक बात समझिएगा, आपके पास फेयर कॉपी होना चाहिए, रफ कॉपी नहीं होना चाहिए। आप अगर फेयर कॉपी लाए हैं तो फेयर कॉपी निकालिए, नई कॉपी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट टॉपिक उसमें बनाया था तो भी उसमें शुरू में लिखिए। आप रफ टाइप मत लिखिएगा, पूरा सिलेबस लिखवा रहा हूं विथ प्रॉपर। ठीक है बेटा। तो आई होप कि आप लोग फर्स्ट पेज में लिखेंगे इसको। माय डियर फ्रेंड्स, एडवांस अकाउंट के पूरे सिलेबस को आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड करें। ये 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है 8 चैप्टर और सेकंड पार्ट है 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 8 चैप्टर और 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले मैं आपको 8 चैप्टर के नाम लिखवाऊंगा और न सिर्फ नाम लिखवाऊंगा बल्कि एक कॉलम बनाऊंगा रिमार्क का। रिमार्क कॉलम में मैं आपको उसका एग्जाम वेटेज बताऊंगा बेटा। तो पहले लिखिए 8 डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स। 8 डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स। आप इसमें ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे मेरे बच्चों। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम चैप्टर का नाम, और थर्ड कॉलम काफी इंपॉर्टेंट है, वो है रिमार्क का कॉलम। थर्ड कॉलम है रिमार्क का बेटा।
और नीट एंड क्लीन बनाइएगा मेरे बच्चों, और फर्स्ट पेज में ही बनाइएगा मेरे ख्याल में। ठीक है बेटा, सीरियल नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक बार रिमार्क पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, बाद में लिखवाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जरा अटेंशन दीजिएगा बेटा, क्योंकि रिमार्क जो मैं लिखवाने वाला हूं ना, वो क्या लिखवाने वाला हूं सुनिएगा। रिमार्क में आपको लिखवाना चाहता हूं, आपका पुराना कोर्स था नवंबर 23 तक, आपका नया सिलेबस आया है मई 24 में। तो मई 24 के बाद से आपके कितने एग्जाम हो गए हैं सुनिएगा। मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25 और सितंबर 25, 5 मेन एग्जाम हो चुके हैं। मैं आपको जो रिमार्क लिखवाना चाहता हूं ना बच्चों, वो पिछले 5 एग्जाम के ट्रेंड के बेस पे लिखवाना चाहता हूं। यानी पिछले 5 एग्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या वेटेज रहा है। देखो सर जी, जो मैं रिमार्क लिखवाऊंगा ना, वो जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करे, है ना। आप तो आईसीआई में पुराने हो, आप तो आप जानते हैं आईसीआई का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब अचानक से ट्रेंड चेंज कर दे। मैं आपको रिमार्क पिछले 5 एग्जाम का लिखवा रहा हूं बेटा। तो ये फैक्ट है कि पिछले 5 एग्जाम में इन्वेस्टमेंट अकाउंट टॉपिक का कोई बहुत तगड़ा वेटेज नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। मतलब मैंने 7 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन देखा ही नहीं है इस टॉपिक में, और 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी शायद 1-2 बार आया होगा मुश्किल से। अभी पिछले अटेम्प्ट में कंपलसरी क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का। तो कुल मिला के रिमार्क में मेरे को लगता है कि मुझे आपको लिखवाना पड़ेगा कि मतलब रिमार्क में मैक्सिमम 7 मार्क्स क्वेश्चन वी कैन से, और वो भी बड़ा कैजुअल टाइप आता है, मतलब वो कभी आता है और कभी नहीं आता है। ये है इन्वेस्टमेंट अकाउंट टॉपिक का रिमार्क बेटा। तो यहां लिख लीजिएगा मैक्सिमम 7 मार्क्स क्वेश्चन। ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं, नॉट इन एवरी एग्जाम। नॉट इन एवरी एग्जाम। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में जो 8 चैप्टर है ना बेटा, उसमें ज्यादा वेटेज किसका है? ज्यादा वेटेज है कंपनी अकाउंट्स का। 8 में से 6 चैप्टर कंपनी अकाउंट्स के हैं, 2 चैप्टर है नॉर्मल, एक है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक है ब्रांच अकाउंट। एक है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक है ब्रांच अकाउंट। ये 2 चैप्टर है नॉर्मल, और बाकी पूरा मेन सिलेबस आप लोग का कंपनी अकाउंट्स का है बेटा। बाकी 6 चैप्टर जो बड़े चैप्टर है ना, वो 6 चैप्टर कंपनी अकाउंट्स के हैं बेटा। तो पहले मैं आप लोग को 2 नॉर्मल चैप्टर लिखवा देता हूं, इसलिए सेकंड नंबर लिख लीजिएगा ब्रांच अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रांच अकाउंट में रिमार्क मेरे को जो लिखवाना है ना, पहले एक बार बता देता हूं मैं रिमार्क आप लोग को। सर जी 30 मार्क्स एमसीक्यू आता है, और 6 क्वेश्चन आते हैं 14 मार्क्स के। 6 क्वेश्चन 14 मार्क्स के, जिसमें एक क्वेश्चन ऑप्शन में चला गया, तो 70 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले 5 अटेम्प्ट में ब्रांच अकाउंट का एकदम हार्ड एंड फास्ट है, और वो हार्ड एंड फास्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है ना, वो 3 पार्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आता है 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आता है 4 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट आता है 6 मार्क्स का। और पिछले 5 अटेम्प्ट में एकदम फिक्स है
कि ब्रांच अकाउंट 5वें अटेम्प्ट में आईसीआई ने क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट फिक्स है ब्रांच अकाउंट के लिए और वो आता है 6 मार्क्स का। इसका मतलब ब्रांच अकाउंट में आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट 6 मार्क्स का फिक्स है। रिमार्क में मैं आपको वही लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट 6 मार्क्स इन ऑल एग्जाम, इन ऑल एग्जाम। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों मैं आपको आगे लिखवाने से पहले जो 6 चैप्टर कंपनी अकाउंट्स के हैं ना बच्चों, उनके पहले नाम सुनो आप लोग। उनमें पहले 4 चैप्टर के नाम सुनो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम, एमालगेमेशन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर डबल सुनिएगा, 6 चैप्टर कंपनी अकाउंट्स के हैं। 6 में 4 के नाम पहले बोला, 2 के नाम अभी नहीं बोला हूं। 4 के नाम बोला हूं बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पहला, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम दूसरा, एमालगेमेशन तीसरा और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चौथा। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 6 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी आता है, वो हमेशा एएस का आता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 2, 4, 5, ये 3 क्वेश्चन 14 मार्क्स के सिंगल चैप्टर के आते हैं। ये 3 क्वेश्चन 14 मार्क्स के सिंगल चैप्टर के आते हैं। और ये जो 4 चैप्टर के नाम बोला ना, इनमें से 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5। यानी आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, ये जो 4 चैप्टर के नाम अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एमालगेमेशन और कंसोलिडेशन, इसका वेटेज 42 मार्क्स का तो है ही, क्योंकि 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। 42 का तो है ही, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2-2 नंबर के एमसीक्यू। कई बार तो ये तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एमालगेमेशन का, कंसोलिडेशन का और आईआरएस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। आईआरएस का अलग से 6 मार्क्स आ जाता है, तो यहां पर वेटेज बढ़ के 50 मार्क्स तक हो जाता है। यानी ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा मार्क्स कमांड करते हैं। अच्छा, इसमें भी आपको मैं बाइफोर्केशन दे रहा हूं, इन 4 चैप्टर में भी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पिछले 5 अटेम्प्ट से लगातार, क्वेश्चन नंबर 4 पिछले 5 अटेम्प्ट से आ रहा है एमालगेमेशन चैप्टर का, और क्वेश्चन नंबर 5 पिछले 5 अटेम्प्ट से आ रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में तो फर्दर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया बेटा, वो तो फिक्स ही है, एमालगेमेशन 14 मार्क्स और कंसोलिडेशन 14 मार्क्स, क्वेश्चन 4, 5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। पिछले 5 अटेम्प्ट में 3 बार आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 मार्क्स का। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आया ना, तो फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया तो क्या होगा मालूम है आपको, तो फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आएगा। फिर वो या तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट बन जाएगा, या जो बीच में एक क्वेश्चन बच गया 3 नंबर, उसमें आ जाएगा। तो दिस इज द 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पहला, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दूसरा, एमालगेमेशन तीसरा, कंसोलिडेशन चौथा। एमालगेमेशन और कंसोलिडेशन में तो मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 14 मार्क्स एमालगेमेशन का आएगा
और क्वेश्चन नंबर 5 14 मार्क्स कंसोलिडेशन का आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता क्योंकि 5 में 3 अटेम्प्ट में आया। क्वेश्चन नंबर 2 या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आता है या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आता है। नॉर्मली वर्ड क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि उसमें चेंज भी आ सकता है। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नंबर 2 में न फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछे न इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछे, छोटा कर सकती है उसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोटा कर दिया, 14 मार्क्स की जगह 7 मार्क्स कर दिया, वो पॉसिबिलिटीज है। बट मोटा मोटी आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि अब मैं आपको सिलेबस के 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखवाने वाला हूं, उसका वेटेज आप मान के चल सकते हैं 42 मार्क्स से 50 मार्क्स का वेटेज है, कंबाइंड वेटेज उन 4 चैप्टर का। आइए बेटा, तो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज। रिमार्क में लिखिएगा नॉर्मली सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स। नॉर्मली का मतलब लिख लो 3 आउट ऑफ लास्ट 5 एग्जाम, प्लस भी करके लिख लीजिएगा, प्लस 2 से 4 मार्क्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है इसका। 2 से 4 मार्क्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है इसका, या तो एमसीक्यू में आता है या क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आता है, लेकिन 2 से 4 मार्क्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है बच्चों इसका। फोर्थ लिखिए एमालगेमेशन, ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 4 14 मार्क्स इन ऑल 5 एग्जाम। आप एक बार ऊपर 5 एग्जाम का मतलब लिख सकते हैं बच्चों, मई 24 से सितंबर 25, ऊपर ये लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में पढ़े तो क्लियर रहे कि कौन से 5 एग्जाम की बात की गई थी, मई 24 से सितंबर 25। तो एमालगेमेशन में मैंने आपको लिखवाया मेरे बच्चों, ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 4 14 मार्क्स का इन ऑल 5 एग्जाम। 5वां नंबर लिख लीजिएगा बच्चों, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिमार्क लिख लीजिएगा, जो एमालगेमेशन में लिखे थे बस उसको थोड़ा चेंज करके, ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 5 14 मार्क्स इन ऑल 5 एग्जाम। तो पिछले 5 एग्जाम में जो 5 नंबर क्वेश्चन आया था बच्चों, वो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आया था। अब आते हैं बेटा 6 नंबर चैप्टर। देखिए आप ध्यान देंगे ना तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर को मैंने आखिरी में लिखवाया है। पहले 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने लिखवाए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एमालगेमेशन और कंसोलिडेशन। आप चाहो तो एक ये लिख भी सकते हो, अगर आप 2 कलर की पेन लाते हो तो एक डिफरेंट कलर की पेन से लिख सकते हो शायद, कि खास तौर पे ये 3 चैप्टर जो है ना, जो मतलब डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है ना, उसमें सबसे ज्यादा एग्जाम का वेटेज इन 3 चैप्टर का है। इसलिए मैं मोस्ट आईएमपी रेड पेन से लिखा हूं इन तीनों चैप्टर को। मतलब 8 डिस्क्रिप्टिव चैप्टर में से
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईएस्ट वेटेज है इन 3 चैप्टर का, जिनके नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, एमालगेमेशन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 में बच्चों, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये थोड़ा सा मेरे को वेरिएबल टाइप लिखवाना पड़ेगा, तो इसमें मैं आपको लिखवाता हूं। इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट आस्क्ड, देन IRS कम्स। अब कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, इसलिए आप बच्चों शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बोलते हैं इसको। एस का मतलब है स्कीम और ये FS का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 2 शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों आप लोग को। उधर 3rd पॉइंट में FS वर्ड लिख लीजिएगा और 6 नंबर पॉइंट में IRS पूरा नाम है इसका, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बेटा। तो इसको थोड़ा सा वेरिएबल टाइप लिखवाना मेरी मजबूरी है बेटा। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालाइज करके देखिए, मैंने उसमें यह नहीं लिखवाया था कि सेकंड क्वेश्चन हमेशा आता है। मैंने लिखवाया था कि पिछले 5 एग्जाम में 3 बार आया था। तो बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में मैंने पहले क्या लिखवाया, देखो बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता ना तो IRF आता है, या फिर दूसरा लिख लीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 6 1 पार्ट में कम। या तो IRS इसका मतलब सीधा 14 मार्क्स का ही आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, या फिर IRS छोटे क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। इसलिए मैं इसको मोस्ट IMP नहीं लिखवा रहा हूं बेटा। अब बचे 2 चैप्टर बेटा। ये 2 चैप्टर के नाम है, 7 नंबर लिख लीजिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और 8 नंबर भी लिख लीजिए। दोनों का कमेंट एक साथ लिखवा दूंगा, बाईबैक ऑफ शेयर। इन दोनों के कमेंट एक साथ लिखवाऊंगा क्योंकि ये दोनों के कमेंट एक साथ लिखने के लायक हैं। तो ये आपके 8 चैप्टर के नाम एक बार आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बच्चों अपनी कॉपी से पहले। ये 8 चैप्टर आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं। देखो बेटा, एक बार कैश फ्लो और बाईबैक के बारे में आप बच्चों मेरे से पहले रिमार्क जो मैं बोलना चाहता हूं ना वो सुन लीजिए। सर जी, MCQs 30 मार्क्स, हर पेपर में MCQ है, CA इंटर में MCQ 30 मार्क्स। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो 30 मार्क्स के MCQ आते हैं ना उसमें 20 मार्क्स या 22 मार्क्स के MCQ हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आते हैं, वो इन 8 चैप्टर से नहीं आते। 20 से 22 मार्क्स के MCQs आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। इन 8 चैप्टर के MCQ सिर्फ 8 या 10 मार्क्स के आते हैं। अगर AS के MCQ 20 मार्क्स के आ गए, इनके 10 मार्क्स के आएंगे 8 चैप्टर के, उसके 22 मार्क्स के आ गए, इनके 8 मार्क्स के आएंगे। पिछले 5 एग्जाम में यही ट्रेंड रहा है। अब बच्चों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो इन 8 चैप्टर में से MCQ आता है ना 8 मार्क्स का 10 मार्क्स का, वो कौन से चैप्टर में से आता है? वो आता है इन 2 चैप्टर में से। बाईबैक तो ICAI ने करीब करीब फिक्स कर लिया है बच्चों। बाईबैक चैप्टर पिछले 5 अटेम्प्ट में 4 बार MCQ में आया है, वो भी 8 मार्क्स का। ये फिनेरियो MCQ 2-2 मार्क्स के नहीं आते हैं,
सीए इंटर में केस सिनेरियो आता है, आपको एक केस सिनेरियो दिया जाएगा, उस केस सिनेरियो में 4 एमसीक्यू पूछेगी 8 मार्क्स के। तो बाइबैक चैप्टर के बारे में आप लोग अपना माइंडसेट बना सकते हो, बाइबैक चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है एमसीक्यू आने की 8 मार्क्स का, क्योंकि ऐसा पिछले 5 एग्जाम का ट्रेंड रहा है। लेकिन एक बार उनमें से कैश फ्लो का आ गया था, मतलब 5 में 4 अटेम्प्ट में एमसीक्यू आया बाइबैक का 8 मार्क्स का, एक बार आ गया कैश फ्लो का। अच्छा, इधर जो 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक डिस्क्रिप्टिव, उन 6 क्वेश्चन में इन 2 चैप्टर का क्या योगदान है? माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान हो तो मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है बेटा, वो तो एएस का आता है, वो तो लॉक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ऑलरेडी लॉक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 इन 4 चैप्टर से मान सकते हो आप लोग। अब बीच में कौन सा क्वेश्चन बचा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है ना बेटा, उसका भी एक पार्ट एएस का आता है, और जो एक पार्ट बचा क्वेश्चन नंबर 3 का 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का एएफ आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, और जो एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 7 मार्क्स का बचा ना, वो नॉर्मली कैश फ्लो टॉपिक का आता है। अगर एमसीक्यू बाइबैक का आया तो वो वाला क्वेश्चन कैश फ्लो का आएगा, अगर एमसीक्यू कैश फ्लो का आया तो वो वाला क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट वो बाइबैक का आएगा। व्हाट इज द मीनिंग? इन दोनों चैप्टर का कंबाइंड वेटेज कितना मान सकते हैं आप लोग? इन दोनों चैप्टर का कंबाइंड वेटेज आप मान सकते हो 15 मार्क्स का। कहीं भी घुमा के पूछेगी, लेकिन 15 मार्क्स का वेटेज मान सकते हो। या तो 8 मार्क्स का एमसीक्यू, 7 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, वो किसमें, वो इन दोनों में से किसी भी चैप्टर में से आ सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी है? एमसीक्यू जो 8 मार्क्स का आएगा ना, वो बाइबैक का आएगा, और डिस्क्रिप्टिव जो 7 मार्क्स का आएगा वो कैश फ्लो का आएगा। इसलिए इन दोनों चैप्टर को मैं थोड़ा कंसोलिडेट करके लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा। ऐसे आप एक बॉक्स में डाल दीजिए इसको, विच शोज कि आपने इसकी कंबाइंड, आपने इसको कंबाइंड वे में लिखा था। $15 मार्क्स कंबाइंड वेटेज, 15 मार्क्स कंबाइंड वेटेज। out of which 8 marks MCQ and 7 marks क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इन लास्ट 5 एग्जाम 4 टाइम MCQ of buyback, 1 time cash flow। तो कैश फ्लो और बाइबैक का कंबाइंड वेटेज है 15 मार्क्स का, जिसमें से 8 मार्क्स का एमसीक्यू, 7 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। लास्ट 5 एग्जाम में 4 बार बाइबैक का एमसीक्यू आया है, ये मैं एमसीक्यू लिखा हूं बेटा, एमसीक्यूज। लास्ट 5 एग्जाम में 4 बार बाइबैक का एमसीक्यू आया है बेटा, और 1 बार कैश फ्लो का एमसीक्यू आया है। इससे आप लोग को एक, अगर आप हाइलाइटर लाए हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं मेरे ख्याल में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको हाईलाइट करवाया हूं बच्चों। इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, बेसिकली इंपॉर्टेंस, कि बाइबैक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 8 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, और एमसीक्यू मतलब कंपलसरी क्वेश्चन, एमसीक्यू मतलब कंपलसरी क्वेश्चन। बेटा आगे प्रोसीड करने से पहले, अब ये 8 चैप्टर का हो गया है, अब मैं आपको अकाउंटिंग स्तर में लेके जाने वाला हूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एएस के बारे में बताने से पहले, सर जी, एएस के बारे में बताने से पहले आपको मैं ये 8 चैप्टर में
कुछ और बता रहा हूं, और कीजिएगा। सर जी पेपर कितने मार्क्स का आता है? पेपर आता है 118 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा, पेपर आता है 118 मार्क्स का। 118 कैसे आया सुनिएगा, क्योंकि 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑप्शन में आता है और एक इंटरनल ऑप्शन भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट आता है ना, वो इधर और में आता है बेटा, इधर और, 4 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन तो 14 मार्क्स का ऑप्शन वैसे ही हो गया, और एक क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में इधर और आता है 4 मार्क्स का। तो इसका मतलब पूरे पेपर में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो 118 मार्क्स के मिलेंगे। अब बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 118 मार्क्स में ओवरऑल वेटेज इन 8 चैप्टर का कितना है और एएस का कितना है, और उसको फिर मैं आप लोग को लिखवा भी दूंगा। ओवरऑल वेटेज देखिए, मैं आपको सितंबर टाइम का बता रहा हूं, अभी लेटेस्ट जो हुआ था ना, सितंबर 2025 के एग्जाम में 8 चैप्टर में से 69 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और 49 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, और करीब करीब यही वेटेज पिछले 5 एग्जाम पे चला आ रहा है। करीब करीब क्यों बोला, इसमें 4 मार्क्स का वेरिएशन हो जाता है कई बार, मतलब कि जैसे ज्यादा नहीं होता, एएस को बढ़ाएगी, इनको कम करेगी। इसका मैक्सिमम वेटेज है 69, ये 69 से घट के कितना पहुंच सकता है 65 तक, और ये 49 से बढ़ के कहां पहुंच सकता है 53 तक। इसके 4 मार्क्स इधर शिफ्ट हो सकते हैं। ये आपका ओवरऑल वेटेज है, ओवरऑल वेटेज 69 49 स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन मान सकते हो। 4 मार्क्स का वेरिएशन होता है। वेरिएशन अगर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि मैं आपको अगर कट टू कट लिखवाना चाहूं कि एएस का और 8 चैप्टर का ओवरऑल वेटेज कितना है, एवरेज लिखवाना चाहूं, तो एवरेज अनडाउटली बनेगा 65 से 69 मार्क्स का ये, और 49 से 53 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है आपको, कंपलसरी क्वेश्चन 34 मार्क्स के एएस के आते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का से 22 मार्क्स का एमसीक्यू आता है एएस का हमेशा, और फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव में कंपलसरी आता है 14 मार्क्स का, वो हमेशा एएस का आता है। पिछले बार अचानक इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट दे दिया एक 7 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन वो एक्सेप्शन था, हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब एएस में आपको ये बहुत क्लियर पता होना चाहिए बेटा कि इसमें से 34 से 36 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। जबकि कंपलसरी क्वेश्चन यहां पर सिर्फ 8 मार्क्स का आता है, जो मैंने आप लोग को अभी ये एमसीक्यू बताया बाईबैक वाला। इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव चैप्टर में कंपलसरी क्वेश्चन का प्रोपोर्शन कम है, ओवरऑल प्रोपोर्शन ज्यादा है। एएस वाले क्वेश्चन में कंपलसरी का प्रोपोर्शन ज्यादा है, ओवरऑल कम है। सर जी मैं आप लोग को ये 8 जो डिस्क्रिप्टिव चैप्टर लिखवाया ना बच्चों, यहीं पर मैं आपको एक बार एग्जाम का वेटेज लिखवाना चाहूंगा। यहां पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट बना के 65 से 69 मार्क्स, आउट ऑफ विच 8 to 10 मार्क्स एमसीक्यू कंपलसरी। ये आपका 8 चैप्टर का ओवरऑल वेटेज मैंने कॉर्नर में लिखा है 65 से 69 मार्क्स, आउट ऑफ विच 8 to 10 मार्क्स एमसीक्यू कंपलसरी। 8 to 10 मार्क्स एमसीक्यू कंपलसरी। अब बेटा मैं आप लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लेके आता हूं। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखवाने से पहले आपको मैं एक बार 2 मिनट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में गाइडेंस दे देता हूं। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना,
वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। और हर अकाउंटिंग स्तर में एक पर्टिकुलर चीज की अकाउंटिंग दी हुई है। जैसे अकाउंटिंग स्तर 2 है, इन्वेंट्री की अकाउंटिंग दी हुई है। जैसे अकाउंटिंग स्तर 13 है, इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग दी हुई है। जैसे अकाउंटिंग स्तर 16 है, बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग दी हुई है। जैसे अकाउंटिंग स्तर 19 है, लीज की अकाउंटिंग दी हुई है। जैसे अकाउंटिंग स्तर 20 है, अर्निंग पर शेयर के बारे में दिया हुआ है। जैसे अकाउंटिंग स्तर 22 है, टैक्स की अकाउंटिंग दी हुई है। जैसे अकाउंटिंग स्तर 7 है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग दी हुई है। जैसे अकाउंटिंग स्तर 10 है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की अकाउंटिंग दी हुई है। जितनी भी इंडस्ट्रीज में कंपनियां हैं ना, उन कंपनियों को अपनी अकाउंटिंग स्तर के रूल्स के अनुसार ही करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्तर जो आईसीएआई इशू करती है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है और वो मैंडेटरी नेचर के होते हैं। इनफैक्ट सीए फाइनल में जब आप जाएंगे ना बच्चों, तो सीए फाइनल में तो पूरा 100 मार्क्स का पेपर ही अकाउंटिंग स्तर के ऊपर है। उसको वहां जाके इंड एएस बोलते हैं। अकाउंटिंग स्तर अलग है, इंड एएस अलग है। सीए फाइनल का पूरा पेपर एफआर का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, 100 मार्क्स का इंड एएस का है बेटा। आपके में अकाउंटिंग स्तर, अब मैं आपको बच्चों अकाउंटिंग स्तर में क्या है, इस टाइप का ब्रेकअप नहीं हो सकता। दिस टाइप ऑफ ब्रेकअप इज नॉट पॉसिबल इन एएस। एएस में ये पिन पॉइंट नहीं हो सकता कि इस एएस से इतने मार्क्स का आएगा, इस एएस से इतने मार्क्स का आएगा। एएस में मैं आप लोग को एक दूसरे तरीके से गाइडेंस दूंगा मेरे बच्चों। पहले मैं आप लोग को 29 अकाउंटिंग स्तर है, उनके नाम लिखवाऊंगा बेटा। देखो, नाम लिखवाने का एक पर्पज है बेटा। वैसे तो आपको दिया भी जा सकता है, क्या है, लिखने से आपको थोड़ा एक बार नाम याद होंगे। एक बार आप देखेंगे, आपके एक सब्सटेंशियल सिलेबस में आता है वो। आइए बेटा, आप लोग 3 कॉलम बना लीजिए एक फुल पेज में। ये मैं रिकमेंड करूंगा कि यहां ना बना के अगले पेज में बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शॉर्ट फॉर्म एएस। ये पूरा एक फुल पेज का बनेगा, क्योंकि 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसमें जो रिमार्क रहेगा ना, वो थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। इसमें रिमार्क एग्जाम के मार्क्स वाला रिमार्क नहीं हो सकता। इसमें मैं आप लोग को रिमार्क थोड़ा अलग टाइप का लिखवा दूंगा। सीरियल नंबर, एएस के नाम के लिए थोड़ा बड़ा जगह रख सकते हैं। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर की जगह एएस नंबर लिखिए बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है, ये लीगल नंबर है। सीरियल नंबर तो अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, ये एएस के नंबर है। नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रिमार्क। रिमार्क थोड़ा छोटा कॉलम बनाइएगा इस बार। अब अकाउंटिंग स्तर की लिस्ट लिखवाने से पहले आप लोग को मैं एएस में एग्जाम का वेटेज लिखवा देता हूं बेटा। लिखिएगा, इसको ऊपर आप रेड पेन से लिख ले मेरे ख्याल में। 49 से 53 मार्क्स, आउट ऑफ विच 34 से 36 मार्क्स कंपलसरी। कंपलसरी का फर्दर ब्रेकअप लिख लो। 20 से 22 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं और फर्स्ट 14 मार्क्स क्वेश्चन एएस से आता है हमेशा। तो ये पहले एएस का मैंने ब्रेकअप लिखवा दिया। 49 से 53 मार्क्स के क्वेश्चन एएस के आते हैं, जिसमें से 34 से 36 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन रहते हैं। उसका फर्दर ब्रेकअप भी लिखवाया हूं ब्रैकेट में, देखिए। 20 से 22 मार्क्स के एमसीक्यू और फर्स्ट 14 मार्क्स क्वेश्चन। ये किसी को नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख देता हूं मैं।
20 से 22 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं एएस के, और फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव कंपल्सरी क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव कंपल्सरी क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स बच्चों, ये एएस का आता है। अब देखिए एएस में रिमार्क में मेरे को क्या लिखवाना है बता रहा हूं मैं आप लोग को। एएस 3 टाइप के होते हैं बेटा, एक प्योर थ्योरी एएस, एक प्योर प्रैक्टिकल एएस, और एक मिक्स्ड एएस जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एलिमेंट हो। तो रिमार्क मेरे को आपको यही लिखवाना है बेटा कि कौन सा एएस प्योर थ्योरी एएस है, कौन सा एएस प्योर प्रैक्टिकल एएस है, और कौन सा एएस मिक्स्ड वाला एएस है। तो आइए एएस का नंबर लिखिए 1। प्लीज ध्यान रखिए बेटा, ये 1 जो है ना, ये सीरियल नंबर नहीं है, प्लीज इसको आप हाईलाइट कर लें, ये एएस का नंबर है। अब ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा, ये सीरियल नंबर नहीं है बेटा, ये एएस का नंबर है। सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपने ऊपर 8 चैप्टर के नाम लिखे बेटा, वो सीरियल नंबर था, इसमें कैश फ्लो बाईबैक पहले फर्स्ट और सेकंड लिख सकते हो, सीरियल नंबर है वो। लेकिन ये एएस के नंबर है, ये जिस एएस का जो नंबर है उसका वही नाम रहेगा, इट कांट चेंज। आइए बच्चों नाम लिखवा रहा हूं मैं। एएस 1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। थ्योरी एएस है। आप लोग अगर कंफर्टेबल होना तो लाइन भी खींचते आइएगा ऐसे। तो एएस 1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जो कि थ्योरी एएस है। एएस 2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो कि प्रैक्टिकल एएस है। आप टी और पी को शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है, मतलब एएस 3 का, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ एएस तो अपने को एएस की लिस्ट में पढ़ना ही नहीं पड़ता, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो आपको एएस 3 है वो, लेकिन वो आपको एएस में अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन 8 चैप्टर में कवर हो जाता है। चैप्टर नंबर 7 का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है, आपको एएस 3 अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ता। ऐसे कितने एएस है सुनिएगा। एमालगेमेशन एएस 14, एक बार लिख लो, एमालगेमेशन के बगल में लिख लो एएस 14। इन्वेस्टमेंट अकाउंट एएस 13, एमालगेमेशन एएस 14, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस 21, और कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी अभी लिखवाया हूं एएस 3। 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं, एक बार मैं डबल दिखा देता हूं आप लोग को। ये एएस 13 आप हाईलाइट भी कर दे रहा हूं ताकि क्लियर दिख जाए आपको। इन्वेस्टमेंट अकाउंट एएस 13 है, एएस 13। एमालगेमेशन एएस 14 है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस 21 है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट एएस 3 है बेटा। ये 4 एएस आपको एएस में पढ़ना ही नहीं पड़ता, ये 4 एएस प्रैक्टिकल चैप्टर में बाय डिफॉल्ट कवर हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट कवर हो जाते हैं। इनको मैं एक काम करूंगा, इनको चैप्टर वर्ड लिखवा दूंगा आपको, तो चैप्टर वर्ड से आप समझ जाइएगा कि ये उन चैप्टर्स में कवर हो गए हैं। आइए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एएस 3 हो गया। इसमें आपको मैं एक वर्ड लिखवा दे रहा हूं, चैप्टर। तो आप बच्चों चैप्टर वर्ड से ये समझ जाइएगा कि जो ऊपर 8 चैप्टर की आप लोगों ने लिस्ट लिखी ना बेटा, उसमें एक चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और इसका एक मतलब होता है, आपको
एएस में ये वाला एएस पढ़ना नहीं पड़ता, वो चैप्टर बनाएंगे तो अपने आप कवर हो जाएगा। चैप्टर वर्ड लिख दिया हूं। फोर्थ का नाम है, बड़ा नाम है, कॉन्टिंजेंसीज। दो पार्ट में है नाम। कॉन्टिंजेंसीज पहला नाम, एंड वर्ड को राउंड मार दीजिएगा। इवेंट ऑक्योरिंग आफ्टर बैलेंस्ड डेट। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, EOABSD, इवेंट ऑक्योरिंग आफ्टर बैलेंस्ड डेट। AS4 का पूरा नाम है बच्चों कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट ऑक्योरिंग आफ्टर बैलेंस्ड डेट। कॉन्टिंजेंसीज पहला पार्ट है, एंड के बाद सेकेंड पार्ट है EOABSD, इवेंट ऑक्योरिंग आफ्टर बैलेंस्ड डेट। बेटा ये भी थ्योरी एएस है। फिर आते हैं AS5 में, इसका भी नाम बड़ा है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। तीन नाम है इसके, मतलब तीन पार्ट में है नाम। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तीन पार्ट में है AS5 का नाम। फर्स्ट पार्ट है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, फिर कॉमा है बच्चों, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये तीन पार्ट में है AS5 का नाम बेटा। और ये वाला ASB थ्योरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बेटा टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 29, ऊपर लिख लो यहां पर, टोटल 29 AS, टोटल 29 AS है। 29 में से दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं बेटा जो कि हट चुके हैं। AS6 और AS8 हट चुका है। AS6 पहले होता था डिप्रीशन अकाउंटिंग, फिर एक AS10 जो है ना उसका नाम है PPE, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। PPE वाला अकाउंटिंग स्तर आने के बाद ICAI ने क्या किया, तो डिप्रीशन अकाउंटिंग थी ना AS6 में, उसको AS10 में मर्ज कर दिया। यानी AS10 में अब PPE की अकाउंटिंग के अलावा डिप्रीशन अकाउंटिंग भी कवर होने के कारण ICAI ने बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को डिलीट कर दिया है बेटा। तो AS6 का नाम लिख लीजिएगा डिप्रीशन अकाउंटिंग। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसका नॉलेज आप सब बच्चों को अच्छे से होना चाहिए बेटा, रेड पेन से लिख सकते हैं, डिलीटेड बाई ICAI। यानी AS6 हट चुका है, AS6 हट चुका है। ऐसे ही मैं आपको AS8 लिखवाने वाला हूं। दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हट चुके हैं बच्चों, AS6 हट चुका है। आप इसका रीजन भी लिख लो, मर्ज्ड इनटू AS10, मर्ज्ड इनटू AS10। जो पहले AS6 हुआ करता था ना, उसको बाद में AS10 में मर्ज कर दिया गया। और AS10 में मर्ज करने की वजह से बच्चों AS6 को हटा दिया गया है बेटा। अब आते हैं AS7 जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेटा। ये प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है प्योर। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो कि हट चुका है। उसकी वजह यह है, इसका नाम हुआ करता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दो AS हट गए हैं 6 और 8। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों हट गया है, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में मर्ज हो गया है बेटा। जैसे AS6 क्यों हटाया गया, क्योंकि AS6 में जो डिप्रीशन अकाउंटिंग थी ना, बाद में उसको
AS10 में मर्ज कर दिया गया, AS10 में मर्ज करने के बाद AS6 को हटा दिया गया, वैसे ही जब AS26 आया ना, जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट, तो उस समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अकाउंटिंग अब AS26 के द्वारा गवर्न होती है बेटा। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपने AS6 में लिखा था, डिलीटेड बाई ICAI। AS6 और AS8 दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं बच्चों जो कि आज के दिन हट चुके हैं बेटा। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसको मिक्स्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलिए। जब आप मिक्स लिखते हैं मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सचर। अब आते हैं AS10 में, जिसका नाम है प्लांट प्रॉपर्टी, 3 वर्ड है, एंड इक्विपमेंट। शॉर्ट फॉर्म है इसका PPE, फेमस शॉर्ट फॉर्म है PPE। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी, जो इंडियन कंपनियां फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करती है ना बच्चों, तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग वो लोग कैसे करती हैं, वो AS11 है बेटा। अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का नाम है बेटा गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट उद्योगपतियों को जो ग्रांट देती है, जो व्यापारियों को सहायता देती है, तो गवर्नमेंट के ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे होगी, ये AS12 में दिया है बेटा। ये भी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में आपको ऊपर चैप्टर में जाओ, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर मैं AS13 लिखवाया था, तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। और इसमें आप लोग चैप्टर वर्ड लिखिएगा बेटा। चैप्टर वर्ड का मतलब है ऊपर के 8 चैप्टर में कवर हो जाता है ये। इसको मैं चैप्टर वर्ड लिख दे रहा हूं। जहां चैप्टर वर्ड लिखते हैं मतलब वो AS अलग से पढ़ना नहीं पड़ता, वो ऊपर के 8 चैप्टर में बाय डिफॉल्ट कवर हो जाता है। AS14 भी एमालगेमेशन है बेटा, आप देख सकते हैं ऊपर के 8 चैप्टर में से मैंने एमालगेमेशन में ब्रैकेट में AS14 लिखवाया था बच्चों, तो ये भी आपका चैप्टर में कवर हो जाता है बेटा। AS15 का नाम है रिटायरमेंट बेनिफिट। इंप्लॉइज जब रिटायर होते हैं ना, इंप्लॉय बेनिफिट, सॉरी रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं, इंप्लॉय बेनिफिट। इंप्लॉइज को जो बेनिफिट इंप्लॉयर देता है, इंप्लॉइज को जो बेनिफिट देता है, जैसे हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ग्रेच्युटी वगैरह देना, वो सब AS15 में कवर होता है, प्रैक्टिकल AS है। AS16 का नाम है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट को बोलते हैं बेटा। जो मैक्सिमम जो व्यापारी वर्ग होता है ना, वो लोन लेके ही अपना व्यापार चलाता है, तो वो लोन में जो इंटरेस्ट पे करता है ना, उसकी क्या अकाउंटिंग होगी, वो AS16 में दी हुई है। AS17 का नाम है सिगमेंट रिपोर्टिंग। सिगमेंट रिपोर्टिंग, सिगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब होता है एक कंपनी के कई अलग अलग बिजनेस जब होते हैं ना, तो हर बिजनेस का अलग अलग बैलेंस शीट PL बनाना, उसको बोलते हैं सिगमेंट रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का नाम है रिलेटेड पार्टी। जैसे एक कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कोई बिजनेस कर रही है, तो वो होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन।
तो उसका डिस्क्लोजर कैसे करते हैं, वो AS18 है, थ्योरी AS है। AS19 का नाम है लीज। लीज मतलब जो आप किराए में प्रॉपर्टी लेते हो ना, उसको लीज बोलते हैं। उसकी अकाउंटिंग AS19 में दी है, प्रैक्टिकल AS है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का नाम है अर्निंग पर शेयर। बेटा अर्निंग पर शेयर शॉर्ट फॉर्म है इसका EPS। हर कंपनी अपना अर्निंग पर शेयर निकालती है, तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है वो AS20 में दिया हुआ है। AS21 ऊपर के चैप्टर में जा सकते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऊपर मैंने आपको एक चैप्टर लिखवाया है बच्चों, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS21 है। ये अपने को अलग से पढ़ना नहीं पड़ता, ये ऊपर के चैप्टर में कवर हो जाता है, इसलिए इसको मैंने लिख दिया चैप्टर। आप देख सकते हैं बेटा कि AS21 हो गया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चैप्टर में कवर हो गया। AS22 का नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन। इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है वो दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब बच गए अपने 7 AS और 23 से लेके 29 तक। एक बार इतने AS को वापस देख लीजिएगा, एक बार मैं बैकवर्ड आप लोग को क्लैरिफाई कर देता हूं। AS22 का नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन, जो कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप बच्चों देख सकते हैं, मैंने ऊपर जब 8 चैप्टर के नाम लिखवाए थे ना बेटा, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आखिरी में AS21 लिखवाया था, AS21 लिखवाया था। AS21 का नाम है बेटा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑलरेडी आपका चैप्टर में कवर हो जाता है। AS20 का नाम है अर्निंग पर शेयर, सब प्रैक्टिकल AS है ये वाले। AS19 का नाम है लीज, प्रैक्टिकल AS है। AS18 का नाम है रिलेटेड पार्टी, थ्योरी AS है। AS17 का नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग, प्रैक्टिकल AS है। AS16 बोरोइंग कॉस्ट, प्रैक्टिकल AS है। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रैक्टिकल AS है। AS13 और 14 जो है ना, ये ऑलरेडी दोनों चैप्टर में कवर है, आप ऊपर चैप्टर में जाके देख सकते हैं। 4 चीजें चैप्टर में कवर है, देखो बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में कवर हो गया AS3। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट चैप्टर में कवर हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट चैप्टर है AS13। एमालगेमेशन चैप्टर में कवर हो गया AS14। AS21 चैप्टर में कवर हो गया, चार AS चैप्टर में कवर हो गए, 2 AS हट चुके हैं, 6 AS कम हो गए, 29 में से 6 AS कम हो गए। आपको इन ऑल 23 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ते हैं बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 29 - 2 - 4। अब मैं बाकी AS के नाम लिखवाता हूं बच्चों आप लोग को। लेट्स कंटिन्यू। 23 से लेके 29 तक बचे हैं। 23 का नाम थोड़ा लंबा नाम है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, एसोसिएट किसको बोलते हैं बच्चों, जब एक कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के 20% या उससे ऊपर शेयर हो, लेकिन 50% से कम हो, तो सामने वाले को एसोसिएट कहा जाता है। एसोसिएट का मतलब होता है जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 20% या उससे ऊपर शेयर हो, लेकिन लेस देन 50% शेयर हो। जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टर बन गई, और जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसके शेयर खरीदे गए हैं, उसको एसोसिएट बोलते हैं। AS23 किस बारे में है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टर कौन, जिसने इन्वेस्टमेंट किया, एसोसिएट कौन, जिसके शेयर में इन्वेस्टमेंट किया गया। इन्वेस्टर के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसोसिएट में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ये AS23 में दिया हुआ है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS24 का नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब
अपन ने अपने बिजनेस का कोई हिस्सा बंद कर दिया हो, पूरा बंद नहीं हुआ है, अभी बंद हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जैसे अगर एक्सेल मान लो कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए की क्लासेस बंद करने का डिसीजन ले ले कि हम खाली सीए वालों को पढ़ाएंगे, तो सीएस और सीएमए हमारे लिए बन जाएगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में AS24 बताता है कि आपका जो व्यापार डिसकंटिन्यूइंग हो गया है ना, उसको क्या डिस्क्लोजर करना पड़ता है, थ्योरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS25 का नाम है बेटा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बेटा, जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं ना इंडिया में, जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं ना इंडिया में, उनको हर 3-3 महीने का पीएल बैलेंस शीट भी तैयार करना पड़ता है। एक साल का बैलेंस शीट पीएल तो आप सब बच्चों ने सुना ही है बेटा, लेकिन लिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड पब्लिश their 3 monthly financial statement also. Those 3 monthly financial statement are being called interim financial statement. interim यानी एक साल से कम पीरियड का। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नाम है बच्चों इंटेंजिबल एसेट। AS26 का नाम है बेटा इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब की अकाउंटिंग कैसे होती है वो दिया है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 ज्वाइंट वेंचर के बारे में है बेटा। ज्वाइंट वेंचर किसको बोलते हैं बेटा? ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका फायदा 2 या 2 से अधिक वेंचरर को मिलेगा। जैसे एक ऑयल की पाइपलाइन है, वो ऑयल की पाइपलाइन जो है ना, वो पटना से लेके कानपुर तक एक ऑयल की पाइपलाइन बिछी हुई है। उस ऑयल की पाइपलाइन में 3 कंपनियां इन्वॉल्व हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन आईओसी। ये तीनों ने मिलकर वो पाइपलाइन बनाई है। ये तीनों अपना माल, अपना जो ऑयल है ना, उसको अंडर अर्थ ट्रांसपोर्ट करते हैं उस पाइपलाइन के जरिए। तो उस पाइपलाइन को ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। और ये तीनों जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है और आईओसी है, ये तीनों उसके वेंचरर है, उसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। वो पाइपलाइन में इन तीनों ने पैसा लगाया है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो AS27 में दिया हुआ है। AS28 का नाम है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, आप लोगों ने बेटा आज तक ये सीखा है कि जो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन है उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट चलता है, उसमें एनआरवी नहीं चलता। एनआरवी चलता है इन्वेंट्री में, एनआरवी चलता है करेंट इन्वेस्टमेंट में। कॉस्ट या एनआरवी विचेवर इज लोअर आप लोगों ने किसमें पढ़ा है? इन्वेंट्री में, कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट या एनआरवी विचेवर लोअर पे होगा। लेकिन आप लोगों ने कभी पीपी के बारे में नहीं सुना है, लैंड बिल्डिंग के बारे में नहीं सुना है, प्लांट मशीन के बारे में नहीं सुना है कि उसका वैल्यूएशन भी एनआरवी पे होता है। AS28 में वही कॉन्सेप्ट है, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। इंपेयरमेंट किसको बोलते हैं? जब एक एसेट अपनी कमाने की क्षमता खो दे। बुक्स में दिख रहा है 5 लाख रुपए प्लांट मशीन, एक्चुअल वैल्यू 5 लाख है नहीं, उसको बोलते हैं वो एसेट इंपेयर्ड हो गई। इंपेयरमेंट की अकाउंटिंग कैसे होती है? AS29 है। और लास्ट अकाउंटिंग का नाम है कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, 3 नाम है इसके, कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन थ्योरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक बार जरा ये 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एक बार आप लोग नाम पढ़ लो तो बेटा, इसमें मैं आप लोग को एक गाइडेंस आज और देके जाऊंगा, एक गाइडेंस और दूंगा। उसके लिए आप लोग एक बार नाम गो थ्रू कर लीजिए। देखिए मैं आपको साथ में गाइडेंस देते आता हूं बेटा। इन 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से आप लोग एक बार एक रेड पेन ले दो बेटा।
जो मैं टिक करूंगा उसको टिक कीजिएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को टिक कर दीजिए AS2, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को टिक कर दीजिए AS7, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को टिक कर दीजिए AS10, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन टिक कर दीजिए AS11, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट को टिक कर दीजिए AS12, इंप्लॉय बेनिफिट को टिक कर दीजिए AS15, बोरोइंग कॉस्ट को टिक कर दीजिए AS16, सेगमेंट रिपोर्टिंग को टिक कर दीजिए AS17, लीज को टिक कर दीजिए AS19, अर्निंग पर शेयर को टिक कर दीजिए AS20, टैक्सेशन को टिक कर दीजिए AS22, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टिक कर दीजिए AS25, इंटेंजिबल एसेट को टिक कर दीजिए AS26, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट को टिक कर दीजिए AS28। जो AS आप लोगों ने टिक किए हैं ना, एक बार वापस देख लीजिएगा, रेड पेन से टिक कीजिएगा। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS10 प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, AS11 फॉरेन एक्सचेंज, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट, AS16 बोरोइंग कॉस्ट, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS19 लीज, AS20 अर्निंग पर शेयर, AS22 टैक्सेशन, AS25 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AS26 इंटेंजिबल एसेट और AS28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। देखो बेटा, आप लोगों ने अभी जो AS टिक किए हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट AS, यानी कितने मार्क्स क्वेश्चन आता है AS का? 50 मार्क्स का आता है करीब, एवरेज 49 से। 50 में से मैं आपको शायद कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि जो AS आपने टिक किए हैं ना, कम से कम 40 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। AS में अपन लोग पिन पॉइंट नहीं कर सकते ना, जैसे मैंने आपको इन 8 चैप्टर में करवाया बेटा, ऐसे पिन पॉइंट AS में नहीं होता कि कौन से AS का क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक ओवरव्यू मिल सकता है। 50 में से 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो AS में आपको टिक करवाया हूं उसमें से आएंगे। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट AS है। मेरा ख्याल है कि आप लोग एक बार लाफ टिक इसको आप लोग एक अलग से लिख लो नीचे, एक ऐसे बॉक्स बना के अलग से लिखवा देता हूं मैं आपको। नॉर्मली मिनिमम 40 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम क्या था, आप वो AS की लिस्ट खुद लिख सकते हैं बेटा। AS2, उसके बाद टिक जो किए हो देख लीजिएगा, AS2, फिर उसके बाद 3 नहीं आएगा इसमें, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 तो हट चुका है, 9 नहीं आएगा इसमें, 10 आएगा, 11 आएगा फॉरेन एक्सचेंज, 12 आएगा गवर्नमेंट ग्रांट, 13 14 तो प्रैक्टिकल चैप्टर में कवर है, 15 आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट, 16 आएगा बोरोइंग कॉस्ट, 17 आएगा सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 इसमें नहीं आएगा, 19 आएगा रिस्क की अकाउंटिंग, 20 आएगा अर्निंग पर शेयर, 21 इसमें नहीं आएगा, 22 आएगा टैक्सेशन, 23 इसमें नहीं आएगा, 24 इसमें नहीं आएगा, 25 आएगा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 26 आएगा इंटेंजिबल एसेट, 27 इसमें नहीं आएगा, 28 आएगा इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना बेटा, ये 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप इनके नंबर भी लिख लो, मतलब ये 14 AS वर्ड लिख लो। ये 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, ये आपका करीब 40 से 45 मार्क्स का आता है।
आप लोग इस मेरा एडवांस अकाउंट का चैनल एक बार वापस डाल दो। आप लोग मेरा एडवांस अकाउंट का चैनल लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं अभी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, 9:45 हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इन जनरल मेरा क्या तरीका रहता है पढ़ाने का, बता दूं मैं आपको। इन जनरल में ये 8 प्रैक्टिकल चैप्टर पहले करवाता हूं। ये 8 प्रैक्टिकल चैप्टर पहले करवाता हूं और फिर एएस टेकअप करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं इस बार जो है ना, थोड़ा इस ट्रेंड को चेंज कर रहा हूं। मैं इस बार कल से जो है ना, कुछ दिन के लिए आप लोग को एएस पहले पढ़ाऊंगा कुछ दिन के लिए। ये इंपॉर्टेंट एएस जो प्रैक्टिकल है, इसकी बुक आप लोगों को शायद अभी नहीं मिली होगी, तो इसकी बुक आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। उसको मैं आज प्रिंट करवा दूंगा। 3 वॉल्यूम है एडवांस अकाउंट के। तो मैं इस बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ टेकअप करूंगा, पूरे नहीं। ये एएस करीब 3 महीने का कोर्स है बेटा, और बाकी पूरा पोर्शन करीब 3-3.5 महीने का कोर्स है। ये आपका सिलेबस रहता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैं कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब मैं कल से एएस स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, और कुछ एएस में पहले कराऊंगा। एडवांस अकाउंट में एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, एडवांस अकाउंट में कोई भी चैप्टर इंटरकनेक्टेड नहीं होता। ये प्लस पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने नहीं पढ़ा है, उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से कोई कनेक्शन ही नहीं है। दिस इज नॉट देयर विथ टैक्सेशन। इसीलिए टैक्सेशन में भी जो संजय फर है ना, वो कुछ पोस्ट बैच वालों की क्लास लेके उनको एट पार लाके आपकी क्लास शुरू करेंगे। शायद लॉ में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन जो एडवांस अकाउंट है ना, उसमें ऐसा नहीं है। एडवांस अकाउंट में सब एकदम इंडिपेंडेंट है बेटा। तो इसलिए एडवांस अकाउंट में कल एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कल की क्लास की शुरुआत करूंगा। किसी का इन्वेस्टमेंट अकाउंट छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एएस एकदम इंडिपेंडेंट है। ओके, आप लोग का 15 मिनट का ब्रेक है बेटा। अभी 15 मिनट की ब्रेक के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी।